अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने काइनेटिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब ये है कि तकरीबन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट है। कुछ मैंने आपसे कहा था एक दो टॉपिक्स जो है वो मुझे सेपरेशनल टेक्निक्स में से आपसे डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो वो हम भी डिस्कस कर लेते हैं, दैन फिर हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये लास्ट टाइम हमारा काइनेटिक्स का चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसमें हमने सारे टॉपिक्स जो है वो देख लिए थे। अब थोड़ा सा ज़रा हम बात कर लेते हैं सेपरेशनल टेक्निक्स की। ठीक है जी, सेपरेशनल टेक्निक्स अगर हम बात करें सेपरेशनल टेक्निक्स क्या हैं, दीज आर टेक्निक्स विच आर यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अगर आपने सेपरेट करना हो तो उसके लिए आप ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, दीज आर द फिजिकल टेक्निक्स, दीज आर फिजिकल मेथड्स हाँ, सिंध बोर्ड में ये नहीं है। ठीक है, बट ये है कि बाद औक़ात इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े बहुत आ जाते हैं क्योंकि फेडरल बोर्ड में ये मौजूद है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि और फिर इसके अलावा आप ये समझ लें कि फ़र्स्ट ईयर इंटर में नहीं है, बट नाइन्थ केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो मौजूद है। तो बेहतर ये है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, जस्ट कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, ताकि आपके जहन में जो है वो मतलब आप ये कह लेंगे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको मालूम हो। ठीक है, अदरवाइज़ हमने कोई ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जा रहा। ठीक है, तो जैसे हमने 10-15 मिनट की जो है वो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो देखनी है, बाकी उसके अलावा जो है फिर हम सेकंड ईयर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सिंध बोर्ड फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर ये नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, दीज आर फिजिकल मैथड्स यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट करना हो तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब उसमें वो टेक्निक्स आपने पढ़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, यानी अगर इनसॉल्युबल सॉलिड है तो आप फिल्ट्रेशन करेंगे, अगर सॉल्युबल सॉलिड है तो आप क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो वो सारे स्टेप्स आपको मालूम है। अच्छा, अब बाद औक़ात क्या होता है, मतलब दो टेक्निक्स ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पे आपसे डिस्कस करनी है। नंबर वन इज़ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी इनके बारे में थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। बाकी तो आपने पढ़ी हुई हैं तो इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। जस्ट ये कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये बेसिकली क्या है। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये नॉर्मली, यानी लेट से कि हमारे पास एक मिक्सचर है। ठीक है, लेट से कि आपने स्टेरिफिकेशन करी। ठीक है, सपोज आपने स्टेरिफिकेशन करी और स्टेरिफिकेशन जब आप करेंगे, ठीक है, लेट से आपने स्टेरिफिकेशन करी, आपने अल्कोहल को रिएक्ट किया, वी रिएक्ट अल्कोहल विद एसिड। अल्कोहल को आपने रिएक्ट किया किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट किया। अब जब आप अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो सपोज दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ ईस्टर एंड वाटर, ये ईस्टर और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, अब आप इसमें से ईस्टर को सेपरेट करना चाह रहे हैं। ईस्टर क्या है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है और वाटर जो है ये इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो नाउ वी वांट टू सेपरेट ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर को सेपरेट करने के लिए लेट से कि आपने क्या किया, आपने इसमें एक और सॉल्वेंट ऐड किया इस मिक्सचर में, यानी जिसमें ईस्टर और वाटर मौजूद थे। लेट से वी एडेड अनदर सॉल्वेंट इन दिस मिक्सचर। ठीक है, आपने इस मिक्सचर में जो है वो एक और सॉल्वेंट ऐड किया विच इज़ इमिसिबल विद वाटर, यानी आप कह लेंगे दैट सॉल्वेंट इज़ इमिसिबल विद वाटर। सपोज इस वक्त ईस्टर डिजॉल्व्ड इन वाटर था, इसमें हमने एक और सॉल्वेंट जो है वो ऐड किया।
ठीक है जी। सो लेट से कि हमने इसमें एक और सॉल्वेंट ऐड किया, सपोज आपने इसमें ईथर ऐड कर दिया, ठीक है, आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, ईथर ऐड कर दिया, लेट से दिस इज ईथर, ठीक है। नाउ ईस्टर इज सॉल्युबल इन ईथर, ईस्टर जो है ये पानी में भी सॉल्युबल है एंड ईस्टर इज ऑल्सो सॉल्युबल इन ईथर, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि आपने, यानी पहले से ईस्टर डिजॉल्व इन वाटर था और आपने इसमें एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड किया जिसके बारे में मुझे मालूम था कि ईस्टर जो है ये सॉल्युबल इन ईथर है एंड ईथर एंड वाटर दे बोथ आर इममिसिबल, ये दोनों क्या हैं आपस में, इममिसिबल है, यानी ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो आपके जो दोनों सॉल्वेंट्स हैं ड्यूरिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बोथ दी सॉल्वेंट्स मस्ट बी इममिसिबल, ये ध्यान में रखें कि ड्यूरिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बोथ दी सॉल्वेंट्स मस्ट बी इममिसिबल, दोनों जो सॉल्वेंट हैं ये क्या होने चाहिए, इममिसिबल्स होने चाहिए, ये आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। तब क्या होगा कि कुछ जो आपका ईस्टर है स्टार्ट मूविंग इनटू ईथर, ठीक है, यहाँ से कुछ ईस्टर के पार्टिकल्स जो हैं दे स्टार्ट मूविंग इनटू ईथर, तो यानी कि ईस्टर जो है इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ईथर एंड वाटर। जब आप ईथर ऐड करेंगे इसमें तो क्या होगा कि आपका जो आप कह लें कि जो सॉल्यूट है इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम क्या कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन we extract a solute from a solution by adding a solvent in which the solute is more soluble, आप यूँ भी कह सकते हैं, solute is more soluble and the added solvent must be immiscible with the already present solvent, ठीक है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में आप क्या करते हैं कि सिंपली आप एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिसमें आपको मालूम, जिस सॉल्यूट को आपने सेपरेट करना है आपको मालूम है कि दैट एडेड सॉल्वेंट जो है उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा और दोनों सॉल्वेंट्स आपस में इममिसिबल है। तो क्या होगा कि अब यहाँ से कुछ ईस्टर जो है, यानी आप कह लें कि जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक पोर्शन होगा, आपने ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेकर आए तो ऑर्गेनिक पोर्शन विल स्टार्ट मूविंग इनटू दिस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो और फिर उसके बाद क्योंकि ये दोनों आपस में इममिसिबल हैं, ईथर और वाटर दोनों इममिसिबल हैं, तो वी कैन इजीली सेपरेट देम बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। आप सेपरेटिंग फनल में इन दोनों को ले जाएंगे, पहले पानी को सेपरेट कर देंगे देन वाटर, ठीक है। तो बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल बोथ द सॉल्वेंट्स कैन बी सेपरेटेड एट द एंड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल both the solvents will be separated, ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, कि किसी सॉल्यूट को सेपरेट करना किसी सोल्यूशन में से बाय एडिंग अ सॉल्वेंट। आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड किया जिसमें आपका सॉल्यूट जो है वो मूव कर जाए, ठीक है, पिछले सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट के अंदर मूव कर जाए, तो दिस इज नोन एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जी क्लियर है बेटा ये बात। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, मोस्टली ये हम तब करते हैं जब हमें किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सेपरेट करना होता है किसी एक्वस सोल्यूशन में से, तो हम उस एक्वस सोल्यूशन में कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाता है और फिर आप उनको सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं एंड देन फिर बाद में आपने ईस्टर को कलेक्ट करना होगा तो आप ईथर को इवेपोरेट कर देंगे, ठीक है, और पीछे आपको ईस्टर मिल जाएगा। जी इज़ इट क्लियर, सबको समझ में आ गई है बेटा, इसमें कोई कन्फ्यूजन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में? जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्लियर है? जी बेटा सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? ठीक है जी।
तो ये हमने सिंपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात कर ली, ठीक है, बाय सेपरेटिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, सेपरेट मतलब सेपरेशन ऑफ अ सॉल्यूट बाय एडिंग अ सॉल्वेंट विच इज़ इमिसिबल विद दी ऑलरेडी प्रेजेंट सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपने एक ऐसा इमिसिबल सॉल्वेंट ऐड किया जिसमें आपका सॉल्यूट मूव कर जाएगा एंड देन हमने उसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो ये कहलाती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अच्छा, इसके अलावा एक और टेक्निक जो मुझे यहाँ पे आपसे बात करनी है, जैसे हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लिया, अब एक और टेक्निक भी हम ऐसी तरह थोड़ी सी देख लेते हैं, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है जी। क्रोमेटोग्राफी जो है अगेन ये सेपरेशनल टेक्निक है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में आप सिंपली क्या कर रहे होते हैं, वी आर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन टू डिफरेंट फेजेस, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या होता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर कि आप दो डिफरेंट फेजेस जो है, एक मोबाइल फेज होता है हमारे पास, एक स्टेशनरी फेज होता है, ठीक है। वी हैव टू डिफरेंट फेजेस, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, ठीक है। यानी आप यहाँ पे भी आपने दो डिफरेंट जो है वो आप एक तरह से कह लें कि सॉल्वेंट मौजूद होते हैं, वन इज़ नोन एज मोबाइल फेज एंड द अदर वन इज़ नोन एज स्टेशनरी फेज। अब जो भी आप मिक्सचर ऐड करते हैं, आइदर इट वुड बी मोर सॉल्युबल इन मोबाइल फेज और इट वुड बी मोर सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो जो मोबाइल फेज में सॉल्युबल होगा वो मोबाइल फेज मीन दैट सॉल्वेंट विच इज़ मूविंग, ठीक है। मोबाइल फेज क्या है, दैट सॉल्वेंट विच इज़ मूविंग, दैट सॉल्वेंट विच is moving is known as mobile phase and the one which is not moving fixed, ठीक है, that is known as stationary phase, ठीक है। तो अब अगर लेट से कि आपके पास एक पेपर क्रोमेटोग्राफी हो रही है, लेट से ये हमारे पास बीकर है, ठीक है, इसमें आपने यहाँ पे लेट से अल्कोहल ले लिया। अब अल्कोहल जो है ये आपका मोबाइल फेज है, ठीक है, और आपने अपना क्रोमेटोग्राम जो है जिसको आपने इसमें से आपने सब्सटेंस को सेपरेट करना है उसको आपने इसमें डिप किया और यहाँ पे आपने जो है ये सॉल्वेंट मार्क लगा दिया, यानी ये आपका सैंपल है जिसको आपने सेपरेट करना है। अब ये जो आपकी कहने की जो क्रोमेटोग्राम है, इट वुड ऑल्सो बी डिप्ड इन सम सॉल्वेंट, ठीक है। दिस क्रोमेटोग्राम पेपर वुड बी डिप्ड इन सम पेपर, ये भी किसी सॉल्वेंट में डिप्ड होगा, ठीक है। तो ये जिस सॉल्वेंट में डिप्ड होगा दैट वुड बी स्टेशनरी, वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल है ये ट्रैवल करेगा इसके अंदर, और अल्कोहल जब ट्रैवल करेगा, लेट से ये जो हमारा सैंपल है इसमें तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो जो आपके स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो वो तो मूव नहीं करेगा, बट जो इसके साथ सॉल्युबल होगा, यानी आप कह लेंगे जो अल्कोहल के साथ सॉल्युबल होगा वो अल्कोहल के साथ ट्रैवल करेगा और ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। यानी जो आपका, यानी अब क्या होगा, जब ये आपका अल्कोहल ऊपर की तरफ मूव करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इस पेपर के अंदर ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये सैंपल भी साथ साथ ट्रैवल करेगा, और सैंपल का वो कंपोनेंट जो अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो अल्कोहल के साथ ट्रैवल करेगा, ठीक है जी। एक मिनट, बेटा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास इसमें तीन कंपोनेंट्स थे, तो जो कंपोनेंट आपका अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, यानी कि मोबाइल फेज़ में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, वो मोबाइल फेज़ के साथ ट्रैवल करेगा, और जो अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होगा वो स्टेशनरी फेज़ में सॉल्युबल होगा, तो वो लेट्स से कि ये कंपोनेंट है जिसने कम मूव किया, ठीक है। तो ये आपके पास आप कह लें कि ये हम कहेंगे, हम यानी आप इनको सेपरेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन आइदर मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़, ठीक है। तो जो मोबाइल फेज़ में ज़्यादा सॉल्युबल होगा इट वुड ट्रैवल, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और जो स्टेशनरी फेज़ में सॉल्युबल होगा वो ट्रैवल नहीं करेगा, वो लेस डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इन क्रोमेटोग्राफी वी आर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी आइदर इन मोबाइल फेज़ और इन स्टेशनरी फेज़, कि आपने उसको स्टेशनरी फेज़ में आपका कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल है या मोबाइल फेज़ में ज़्यादा सॉल्युबल।
ठीक है। अब अगर आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड है, इफ़ द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, इफ द स्टेशनरी फेज is solid, then it is known as adsorption chromatography, ठीक है। then it is adsorption chromatography, ठीक है जी। if the stationary phase is solid then it is adsorption chromatography, and if the stationary phase is liquid then it is partition chromatography, यानी ये फिर वही पार्टीशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, पार्टीशन chromatography। ठीक है जी। तो स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड है तो ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी, यानी स्टेशनरी फेज इज लिक्विड देन इट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, एक और चीज़ जहन में रखिएगा, ये जो हमने बात की है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, ये जहन में रखिएगा, दिस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ की बेसिस के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। इट एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ सिंपली क्या है कि इट सिंपली स्टेट्स दैट कि अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस, ठीक है। अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, जैसे यहाँ पे ईथर और वाटर टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, यानी इसमें इसकी कंसंट्रेशन फिक्स्ड होगी, इसमें फिक्स्ड होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट, ठीक है। जितना भी आपके पास अमाउंट मौजूद हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों सॉल्वेंट्स में इसकी कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये इन दोनों सॉल्वेंट्स के दरमियान अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी सेम इसी प्रिंसिपल पे एक्ट करती है कि आपके जो दोनों सॉल्वेंट होंगे, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, दे बोथ आर लिक्विड, तो द वन विच इज़ मोर सॉल्युबल इन मोबाइल फेज वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा, और जो स्टेशनरी फेज में सॉल्युबल होगा वो मूव नहीं करेगा, बल्कि वो स्टेशनरी फेज के साथ ही जो है वो रुक जाएगा, और इस बेसिस के ऊपर जो है वो आप इनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था कि क्रोमेटोग्राफी के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट किस फेज में होगा, या जो आपकी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड क्या नाम है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इन दो के लिए आपको सिंपल ध्यान में रखना है जी। क्लियर है बेटा? बाद में कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट मैंने सिंपल सी बात करी है थोड़ी सी कि मोबाइल फेस क्या होता है, स्टेशनरी फेस क्या होता है, एंड द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जी, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन या अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ पूछनी हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लियर है ये? जी बेटा, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ जो आपको कंफर्म करनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो इसमें? जी सबको क्लियर है? ठीक है जी, तो चलें अब हम नेक्स्ट अपने स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने जस्ट सिंपल थोड़ा सा सेपरेशनल टेक्निक से रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाह रहा था, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलें, तो ये हमारी यूँ समझ लें कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आप यूँ कह लें कि लेंथी है, बट अब ये है कि हमने इसको ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देके तो कोशिश ये करना है कि इसको हमने नेक्स्ट मंथ के एंड तक जो है वो हम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट जो है वो हम बुक के सीक्वेंस से ही चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाला जो पहला हमारा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर लास्ट में जो बायो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट जो है वो हम इनऑर्गेनिक सेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक
क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसमें सिंपल कुछ लॉज हैं, यानी आप कह लें कि बेसिकली टोटल हिस्ट्री है कि डिफरेंट किस तरीके से डिफरेंट टाइम्स में किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और फिर कैसे कैसे करके जो है फाइनली हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जो है वो आते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट हमने थोड़ा सा आप कह लें कि डिफरेंट लॉज को देखना है, पीरियोडिक लॉज को देखना है। ठीक, तो एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी स्टार्ट हुई है उसके बाद से ही ये चीज़ जो है वो सामने आने लगी कि जी एलिमेंट्स को अरेंज करने का भी कोई एक ज़रिया होना चाहिए कि हाउ टू अरेंज एलिमेंट्स, किसी प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली एलिमेंट्स वर बीइंग अरेंज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट्स। स्टार्ट के आप जितने भी लॉज पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल्स पढ़ेंगे, उनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट की बेस के ऊपर जो है वो अरेंज किया गया। अब इसमें सबसे पहली जो आप कह लें कि सिग्निफिकेंट जो एक आप कह लें कि कोशिश नज़र आती है वो है डॉबरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड। डॉबरेनियर लॉ ऑफ ट्रायड। ठीक है, अब डॉबरेनियर लॉ ऑफ ट्रायड जो है ये आपने पढ़ा होगा कि इसमें डॉबरेनियर ने जो है बेसिकली एट दैट टाइम अराउंड 33 और 35 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, व्हाट ही सिंपली डिड कि इसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, 3-3 के ग्रुप्स बनाए। ठीक है, और मतलब ऐसे 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलैरिटी थी, जैसे लेट से कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसने इन 3 को देखा, इसने कहा जी इन तीनों की वैलेंसी +1 है, ये तीनों सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, दे फॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, सिमिलर हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, दे हैव अ सिमिलर रिएक्शन विद वाटर, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विद वाटर। मतलब इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज इसको सेम नजर आई, सेम रिएक्शन विद वाटर। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसने कहा कि जी ये तीनों एक जैसे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि अगर ये तीनों एक जैसे एलिमेंट है, यानी ये जो एक ग्रुप है, या तो इनके एटॉमिक मासेस एक जैसे होंगे, या फिर लेट से अगर आपने यानी ऐसे कोई भी 3 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डॉबरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड, ऐसे कोई भी 3 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, उनके मासेस में आपको एक रिलेशन नज़र आएगा कि अगर आप पहले और लास्ट वाले के मास को ऐड करें, ठीक है, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, उसका एवरेज ले लें, पहले और आखिरी के मासेस का एवरेज ले लें, तो आपको सेंटर वाले एलिमेंट का मास मिल जाएगा। ठीक है, तकरीबन उतना ही मास आ जाएगा। ठीक, तो इसने इस किस्म के डिफरेंट ग्रुप्स बनाए कि एक ये ग्रुप बना लिया। इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम का ग्रुप बनाया, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम का। ठीक है, तो ये सब इनकी वैलेंसी +2 है। दे फॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, दैट इज XOH2। ठीक है, दे आर ऑल्सो दे रिएक्ट सिमिलरली विद वाटर। तो मतलब इनकी भी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, तो इनके भी अगर मासेस को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो सेंटर वाले एलिमेंट का मास तकरीबन आ जाएगा। तो दिस वाज नोन एज डॉबरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड, सिंपल। ठीक है, डॉबरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड क्या था कि कोई भी 3 का ऐसा मतलब आपने 3 के ग्रुप बनाने, कोई भी ऐसे 3 एलिमेंट ढूंढे जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हों। अगर उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी तो उनके मास में आपको ये रिलेशन नज़र आएगा। ऑब्वियसली ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के ऊपर ये लॉ अप्लाई हो रहा था। ठीक है, एट दैट टाइम 33 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए थे, जिनमें से इसने टोटल 5 ग्रुप्स जो हैं वो बनाए थे। ठीक है, बाकियों के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था। तो डॉबरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड को बस हम ये कह सकते हैं कि हम इसको इतनी सिग्निफिकेंस दे सकते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन समबडी ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें उनके दरमियान कुछ रिलेशन देखने की कोशिश करी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हम इसको कुछ सिग्निफिकेंस नहीं दे सकते। ठीक है, तो दिस वाज डॉबरेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं जी। नेक्स्ट जो है वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने जो है इसने ज़्यादा बेहतर तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। ठीक है, बेसिकली ही अरेंज्ड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट। आप ये कह सकते हैं कि ही अरेंज्ड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट्स। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इन इंक्रीजिंग
ऑर्डर कि सबसे पहले सबसे लोअर वाले को अरेंज किया, फिर उससे हायर, इस तरीके से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। और इसने एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो बेसिकली इसने ग्रुप वाइज जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। और इसने एक तरह से आप ये कह लें कि 6 के ग्रुप जो है बनाए नहीं सेट के जी। हर जो 8th एलिमेंट होगा, एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रीवियस वन। यानी लेट्स से कि इसने स्टार्ट किया लिथियम से, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा है दैट इज़ सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। बेरिलियम से स्टार्ट करें तो 8वां एलिमेंट आ रहा है मैग्नीशियम, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर होंगी। बोरॉन से स्टार्ट करें तो 8वां एलिमेंट आ रहा है एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है। तो ही सेट के जी एवरी 8th एलिमेंट, लॉ ऑफ ऑक्टेव सिंपली क्या था, ऑक्टेव मीन 8, ठीक है। तो इसका कुछ म्यूज़िक से भी कनेक्शन था कि जी जिस तरह से 8 नोट्स होती हैं, तो सेम इस तरीके से इसने कहा कि जी ये बेसिकली नोट्स जो हैं वो लगनी है। तो एवरी 8th एलिमेंट जो है वो पिछले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये मतलब ये कह लें कि इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन समबडी अरेंज्ड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द, यानी कोई एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एक पीरियोडिक लॉ जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा था कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स को। तो अब इसमें ऑब्वियसली काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं, बट दिस वाज ओनली फॉर सॉफ्ट मेटल्स, यानी जो आप कह लें कि सॉफ्ट मेटल्स थे, जो लाइटर एलिमेंट्स थे, उन पे तो ये अप्लाई हो रहा था। बट जैसे जैसे हम हैवियर एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो मतलब उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसके मेरिट्स थे, अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन समबडी प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। यानी पहली दफ़ा किसी ने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में ऐसे अरेंज करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम somebody classified elements into groups, ठीक है, ग्रुप्स में अरेंज किया गया। तो ये हम इसके मेरिट्स में बात लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मतलब यहाँ से हमें एक पता लगेगा कि एलिमेंट्स को हम एक टेबुलर फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। बट यानी कि अब इसमें इसके अगर हम डीमेरिट्स में आएँ तो पहली बात, नोबल गैसेज आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में क्या आ जाता है कि नोबल गैसेज आर नॉट प्रेजेंट। ऑब्वियसली वो उस टाइम पर डिस्कवर ही नहीं हुई थी, ठीक है, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, नोबल गैसेज डिस्कवर ही नहीं हुई थी। एलिमेंट्स वर अरेंज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, अगेन दिस वाज आप कह लेंगे अ डीमेरिट, और ये भी इसमें भी कोई गलती नहीं थी बिकॉज एटॉमिक नंबर एट दैट टाइम इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल टू ओनली एप्लीकेबल टू सॉफ्ट एलिमेंट्स। जो लाइटर एलिमेंट्स थे उन पे तो अप्लाई हो रहा था, बट जैसे ही आप हैवियर एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये दो सिंपल लॉज थे स्टार्ट वाले, डॉब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइएड एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जहाँ से हमें ये चीज़ पता लगी कि एलिमेंट्स को आप अरेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। ऑल्दो कि इनमें काफ़ी सारे डीमेरिट्स थे, बट ये एक आप कहने के एक तरह से एक वे ओपन हो गया, एक नज़र आने लगे कि हाँ जी इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है। तो बाकी साइंटिस्ट भी जो है वो इसमें अपनी एफर्ट्स करने लगे। जी यहाँ तक बात क्लियर है? डॉब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइएड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसमें कोई क्वेश्चन? जी बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है बात? लॉ ऑफ ट्राइएड और लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लॉथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन। लॉथर-मेयर्स क्लासिफिकेशन, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन है इसको आपने बहुत डिटेल से स्टडी करना है। यहाँ पे बुक रीडिंग और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऑल्दो हमने बुक रीडिंग पे बहुत फोकस किया है, बट इन चैप्टर्स में बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इसको मतलब रट लें, ये जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ें, एक एक चीज़ जो है वो इसकी नोट करें, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर मतलब ये समझ लें कि ये जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है इसको आपने बहुत ज़्यादा, ऑल्दो इसमें आपको इतना इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं होगा, बट फिर भी आपने जो है वो अपनी थोड़ी सी मतलब एक दफ़ा आप इसको कर लें ये चीज़, ठीक है। ये आपके लिए जो है वो आगे आपको आसानी होगी।
तो इसको जैसे भी करके कुछ भी करके जो है वो आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये आपने बाकायदा इसको जो है वो अच्छी तरह से रीड करना है पूरे चैप्टर्स को, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो आपकी समरी होती है, लेक्चर की समरी, जो चैप्टर की समरी होती है, तो समरी जो है वो ख़ास तौर पे पढ़ा करें। हमारे पास जो सिंध बोर्ड की बुक्स हैं उनमें तो खैर समरी शायद नहीं होती, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें समरी होती है या नहीं होती। बट जो आप फेडरल बोर्ड्स की बुक पढ़ेंगे, फेडरल बोर्ड की बुक अगर आप पूरी नहीं भी पढ़ रहे, ठीक है, तो जो चैप्टर के एंड की समरी होती है वो तो लाजमी पढ़ा करें, ठीक है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चैप्टर की जो समरी होती है वो खास तौर पर पढ़ लिया करें। ऑब्वियसली सिंध बोर्ड तो आपने पढ़नी पूरी बुक, बट फेडरल बोर्ड की भी समरी कोशिश करें पूरी बुक पढ़ें, बट अगर नहीं तो खास तौर पे समरी तो लाजमी पढ़ा करें, ठीक है। अच्छा जी, लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन जो है, अगेन ये एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की गई बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। एलिमेंट्स he tried to arrange elements based on their atomic weight. Now लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन जो है ये काफ़ी हद तक बेहतर थी, बट इसके साथ एक जो आप कह लें कि इसका जो ड्रॉबैक था या जो इसकी बदकिस्मती थी वो ये कि ही published his classification on the time when Mendeleev published his classification. यानी Mendeleev क्लासिफिकेशन और लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन ये दोनों एक साथ पब्लिश हुई हैं। Mendeleev was no doubt much better than this classification, जिसकी वजह से इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई। हालांकि अगर ये अलग से रिलीज़ होती, ठीक है, तो शायद इसको और ज़्यादा सिग्निफिकेंस मिलती, बट इसको इतनी सिग्निफिकेंस ना मिलने की एक बड़ी वजह ये थी कि इसके साथ साथ इससे ज़्यादा बेहतर थ्योरी जो है वो पेश की गई, ठीक है। तो लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन नो डाउट बहुत बेहतर क्लासिफिकेशन है पिछली से, बट इसको इतनी आप कह लें कि सिग्निफिकेंस नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो ही बेसिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। एंड यहाँ पे इसने डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इनकी आप कह लें कि कोरिलेट किया। जब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इसने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस को भी जो है वो सामने लेकर आया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने एटॉमिक वेट को रिलेट किया विद एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। इसने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम जो है, यानी आप कह लें कि एटॉमिक वॉल्यूम को इसने कैलकुलेट, हर एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया। कैसे? बाय डिवाइडिंग इट्स, यानी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसने सिंपली एटॉमिक वेट को डिवाइड किया एटम्स की डेंसिटी से, और यहाँ से इसने एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट किया, और फिर उस एटॉमिक वॉल्यूम को इसने प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम को अगेंस्ट, यानी ही प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स, ही प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स अगेंस्ट एटॉमिक वेट, ठीक है जी। एक मिनट, मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है, मैं ज़रा उसको शेयर कर लूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका टेबल, आप कह लें कि ये ग्राफ था जिसमें इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब ये थोड़ा सा ब्लर है, बट हम आपके पास बुक में भी ये मौजूद होगा, आप बुक से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया है, एटॉमिक वॉल्यूम, ये वाई एक्सिस पे आपको एटॉमिक वॉल्यूम नज़र आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट एक्स एक्सिस जो है इस पर आपके पास एटॉमिक वेट है, ठीक है, ये एटॉमिक वेट है। तो ही प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक वेट, वॉल्यूम को इसने cm क्यूब के अंदर लिया, ठीक है। एटॉमिक वेट जो है ये AMUs में था, ठीक। अब इसने जब एलिमेंट्स को ग्राफ, यानी एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट को ग्राफ किया एटॉमिक वॉल्यूम के अगेंस्ट, तो इसको इस किस्म का ये कर्व मिले, ठीक है। और इसमें वो तमाम एलिमेंट्स जो कि आप कह लें कि लाइक एलिमेंट, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, उनकी पोजीशंस भी एक जैसी थी। जैसे आप देखें ग्रुप 1 वाले एलिमेंट ये पीक्स पे मौजूद है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ग्रुप 1 वाले जो हैं वो आपको पीक पे मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो आपके पास लेट्स से कि जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख लें, ये आप क्लोरीन,
ठीक है। फिर इसी तरीके से ये काफ़ी अनक्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे हाँ ये ब्रोमीन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्टार्ट से, ये पीक के स्टार्ट से हो रहा है, ये ब्रोमीन, देन फिर उसके बाद आयोडीन, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अब यूँ आप समझ लें कि एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया गया था जब एटॉमिक वेट और एलिमेंट्स को इस तरह से ग्राफ किया गया देयर एटॉमिक वेट अगेंस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। तो हमने ये देखा कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, जैसे ये देख लें कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, बैरियम जहाँ पे हम पीक के नीचे आ रहे हैं तो हमें ग्रुप 2 वाले सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। तो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं उनकी पोजीशन भी पीक्स पे एक जैसी थी, ठीक है। तो द एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, देयर पोजीशन ऑन पीक्स वर सिमिलर, ठीक है। पीक्स पे उनकी जो पोजीशन थी वो सिमिलर थी, ठीक है। तो बेसिकली यानी कि ये आप कह लें कि पहली दफ़ा किसी ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन समबडी ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर जो है वो इनको ये अरेंज करना चाह रहा था। अच्छा, अब ये जो इसके हमने कह लें कि जो फेलियर्स या डीमेरिट्स के ऊपर आ जाएं, तो पहली बात तो दिस वाज इनकम्प्लीट, इसने तकरीबन तमाम एलिमेंट्स को जो है वो इसमें कवर नहीं किया था एट दैट टाइम जो डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। दिस वाज एन इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन, इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन। तो पहली बात तो दिस वाज एन इनकम्प्लीट क्लासिफिकेशन एज कम्पेयर्ड विद मैंडलीव। मैंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को कवर किया था, प्लस उसने जो एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी थी। उसने पूरा एक पीरियोडिक लॉ दिया था कि आप इस लॉ की बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज एन, यानी अगर आप इसको मैंडलीव से जो कि हम आगे पढ़ेंगे मैंडलीव से कंपेयर करें तो मैंडलीव क्लासिफिकेशन वाज मच बेटर देन दिस वाज। एक तो कंप्लीट क्लासिफिकेशन थी, प्लस एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी गई थी, जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए उनके बारे में बात की गई थी। तो इस वजह से जो है इसको इतनी आप कह लें कि इम्पोर्टेंस नहीं मिली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यानी कि ज़्यादातर जो है इसने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश नहीं की गई, ठीक है ना। मेयरली बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ही ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल, विच वाज नो डाउट यानी कि एक अच्छी अप्रोच थी, बट साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो फॉलो नहीं किया गया, बाद जगहों पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्किप किया गया। तो ये आप कह लें कि दिस वाज लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन। और उसके बाद आप कह लें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आ जाती है दैट इज़ मैंडलीव क्लासिफिकेशन, एंड देन फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? जी बेटा।